जितनी तेजी और उम्मीद के साथ आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, बेफिक्र रहिए, आपकी उम्मीदें नहीं तोड़ूंगा। हाँ, लंका हमेशा घर के भेदी नहीं ढाई है। मैं ही हूं वो जिसे पता है कि आखिर रफ्तार के अंदर क्या चल रहा था। मुझे ही पता है कि आखिर रफ्तार के पीछे कौन है। मैं ही वो शख्स हूं जो जानता है कि रफ्तार क्यों, किन हालात में किसने बनाया और असल मकसद क्या था। जब सबकी कहानियां सुना रहा हूं तो क्यों ना आज रफ्तार की कहानी हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और वैसे भी आप लोगों ने ही मुझे उकसाया है वीडियो बनाने के लिए। 100 के होने से पहले मेरी हर वीडियो पर आपका यही सवाल था कि मैंने रफ्तार क्यों छोड़ा। इतनी शिद्दत से आपने ये जानने की कोशिश की है, मुझे लगा मेरे हर सब्सक्राइबर ने मुझसे ये वीडियो बनवाने की साजिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब, थैंक यू। I have resigned। न्यूज रूम के फैसले न्यूज रूम में नहीं होते। हम एडिटर्स ने भी इस पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। एक और चीज़ हमें ये पता चली कि जो पैमाने टीवी पे सेट हुए हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं चलेंगे। तो बता दो रफ्तार क्यों छोड़ा? जब मैं रफ्तार गया ना, तब मुझे पता चला कि लोग फरहान मलिक को फिरौन मलिक क्यों कहते हैं। यार ये बहुत सच्ची बातें हो जाएंगी, फिर मैं कहता हूँ कर दूं। पाकिस्तान का वो टैलेंट जो अब तक सबसे छुपा हुआ था, थिंक गलियों गलियों नगर नगर घूमकर तलाश लाया है। इसीलिए आप भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या पता कल को आपकी आवाज भी थिंक वॉइस पर हो। 10 अप्रैल 2022 ये वो रात थी जब दुनिया भर की मीडिया की नजरें पाकिस्तान पर लगी थी। वजीर आजम हाउस में हलचल मची थी क्योंकि वो इमरान खान की वजीर आजम हाउस में आखिरी रात थी। उस रात से 3 दिन पहले आ जाइए, 7 अप्रैल 2022। समा का न्यूज रूम खचाखच भरा था। रोजाना की तरह उस दिन यहां खबरें नहीं बन रही थी। ना ही एम्प्लॉय अकेले थे, कोई अपनी वालिदा को लाया था, कोई वालिद और कोई बीवी बच्चों को। हाँ, क्योंकि ये शाबाश सर्टिफिकेट देने की एक तकरीब थी। मगर यहां कुछ अजब होता है। तकरीब के आखिर में समा के डायरेक्टर न्यूज, यानी जिन्होंने समा को समा बनाया था, 10 साल बाद अचानक इस्तीफा दे देते हैं। I have resigned from my post as director news of Sama। ये कौन है? वैसे तो रफ्तार के सब्सक्राइबर जानते ही होंगे, मगर आगे चलकर मैं सही से बताऊंगा कि है कौन ये। उस साल वैसे तो तब्दीली को इख्तिदार से हटाया जा रहा था, मगर मुझसे पूछिए तो ये साल था ही तब्दीली का। जी हाँ, इमरान खान पर दिल से पैसा लुटाने वाले अब्दुल अलीम खान का दिल ही बदल गया था, क्योंकि वो पीटीआई छोड़कर जहांगीर तरीन के साथ हो लिए थे और मुस्लिम लीग नून की गुड बुक में थे। सिर्फ उनकी सियासत का समा ही नहीं बदला था, बल्कि पाकिस्तान के टॉप 3 चैनल्स में से एक यानी समा भी बदलने जा रहा था, क्योंकि अब अब्दुल अलीम खान समा टीवी के मालिक बन गए थे। इंडिया और पाकिस्तान में टीवी चैनल्स का अलमिया यही रहा है कि यहाँ मालिक के साथ खबरों की नौयत भी बदल जाती है। हकीकत भले कुछ भी हो, मालिक का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। खैर, यहाँ मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि अब्दुल अलीम खान पर्सनली खबरें रुकवाने या चलवाने में इंटरेस्ट लेते होंगे, मगर कुछ शाह से बढ़कर शाह के वफादार होते हैं ना। कुछ लोग ऐसे थे जो खुद को चैनल्स का करता धरता समझकर नई नई पॉलिसियां बनाने लगे। असल में समा पहले कराची बेस्ड था, यानी हेड ऑफिस कराची में था, और अलीम खान लाहौर से हैं तो हेड ऑफिस वहीं जाना था। मगर प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम थी इर्द गिर्द वालों की चौधराहट। डायरेक्टर न्यूज के रूम में बार बार फोन की घंटियां बजने लगी। मगर इन चौधरियों को क्या मालूम कि भाई समा में तो 2014 से 22 तक एक ही चौधरी था। चैनल का सीईओ हो या मालिक, सब उसी की सुनते थे। समझो चैनल मालिक वही था। लेकिन मैंने बताया था ना, इर्द गिर्द वालों की चौधराहट। अब्दुल अलीम खान को तो शायद इसका इल्म भी नहीं होगा, मगर समा के डायरेक्टर न्यूज को यह चौधराहट हजम नहीं हो रही थी। बस फिर क्या, यूं समझें कि समा की चलती गाड़ी से ड्राइवर ने छलांग लगा दी। राज़िक अल्लाह ताला की जात है, कोई इंसान राज़िक नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए ईमान वालों, हक के साथ डट कर खड़े हो जाओ। सोचें चलती हुई गाड़ी से ड्राइवर कूद जाए तो क्या होता है। खैर, जो भी हुआ हो, हमारी कहानी तो रफ्तार की है, समा की नहीं। अब फरहान मलिक निकल पड़ते हैं एक वाय की तलाश में।
आपका तगड़ा होता है तो वो कैसे जितना भी मुश्किल हो वो उसको सर कर लेता है। मैं भी एक ऐसे क्यों की तलाश में जा रहा हूँ। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मेरे लिए आसानी करे। क्या होता है ये वाई? ये ना हो तो जिंदगी कैसी होती है, ये समझने के लिए आप थिंक पर ये मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। खैर, फरहान साहब ने जाते जाते सबसे दुआ की दरखास्त की कि अल्लाह उनके लिए आसानी करे। मगर मेरे भाई, जो रास्ता सही होता है वो आसान नहीं होता। फरहान मलिक टीवी की फेक दुनिया छोड़कर डिजिटल के रियल वर्ल्ड में आ रहे थे। जो रास्ता बहुत मुश्किल था, इसमें कांटे भी थे, फूल भी, सलाखें भी थी और धूल भी। टीवी की दुनिया में क्या होता है, उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू में बड़ा खुलकर बताया था। न्यूज रूम के फैसले न्यूज रूम में नहीं होते और ये एक फैक्ट है। न्यूज रूम्स आर नॉट ड्रिवन बाय द एडिटर्स, अनफॉर्चुनेटली। टीवी के इस फेक वर्ल्ड पर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री भी बन सकती है, अगर आप कहेंगे तो पेश कर देंगे। लेकिन आज बात करेंगे डिजिटल वर्ल्ड की, जहां रेटिंग का कोई कांटा नहीं होता जो पावर और पैसा लगाकर ऊपर नीचे किया जा सके। यहाँ सारा गेम आपके हाथ में है। आप व्यूअर्स देखेंगे, पसंद करेंगे, कमेंट करेंगे तो गेम उठेगा, वरना भट्टा बैठ जाएगा। और रफ्तार के आने से पहले डिजिटल का ये मैदान खाली था, क्योंकि पाकिस्तान की डिजिटल दुनिया में एक तरफ बच्चे बिगाड़ने के लिए फैमिली व्लॉगिंग का राज था, तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल करंट अफेयर्स व्लॉगिंग से परेशान समाज था। लेकिन इनिशियली रफ्तार ने उस वक्त डिजिटल के इस समंदर में ठीक से गोता ही नहीं लगाया था। मैंने तकरीबन रफ्तार बनने के तकरीबन 1 साल के बाद मैंने रफ्तार ज्वाइन किया, और उससे पहले रफ्तार की रिप्यूट बहुत अच्छी नहीं थी, लोग मजाक उड़ाते थे और सब यही कहते थे कि भाई ये चैनल तो नहीं चलने वाला। लेकिन मेरा दिल कहता था कि ये चैनल ज़रूर चलेगा, क्योंकि इसको फरहान मलिक चला रहा है। मगर फिर पासा पलटा, कैसे वो आगे बताता हूँ। लेकिन अभी ये जानिए कि 2023 का सूरज गुरूब होने को था और रफ्तार के उरूज का सूरज तुलू हो रहा था। मैंने रफ्तार क्यों छोड़ा, ये बताने से पहले चलिए आपको बता ही देता हूँ कि कौन कौन था रफ्तार के पीछे। वो जिसने लफ्जों को एक लड़ी में पिरोकर रफ्तार पर पहली मर्तबा ऐसी कहानी लिखी कि देखने वाले स्टोरी टेलिंग के दीवाने हो गए। यह है मोहम्मद इरफान, जिनकी पहली वीडियो अल्ताफ कौन ने व्यूअर के दिल जीत लिए, और इसे नरेट करने वाले एहसान सब्ज, जिनका अंदाज आप सबको ही बेहद पसंद आया। अभी इनकी लिखी हुई कहानियां व्यूज के झंडे गाड़ ही रही थीं कि फैसलाबाद से आए एक कंटेंट क्रिएटर ने कराची को उस नज़र से देखा जिस नज़र से खुद कराची वालों ने यहाँ रहते हुए भी नहीं देखा था। 90 की दहाई में कराची में जो कुछ हुआ था, आज तक जो हमारी जेनजी से छुपा हुआ था, मुदस्सिर नज़ीर ने खोज लगाया, नई नस्ल को बताया। सबको उनका इन्वेस्टिगेटिव स्टाइल बड़ा पसंद आया। स्टोरी जो आप बनाएं वो आउट ऑफ द बॉक्स हो। आप किताबों से रेफरेंसेस ले सकते हैं, ठीक है, बट जब आप कंटेंट बनाते हैं तो आपको फील्ड में उतरना चाहिए। आप फील्ड में जाएं, कोई भी ऐसा वाक़या है उसके जो उस वाक़े से रिलेट उस वाक़े से जो मुंसलिक लोग हैं आप उनसे मिलें। मैं फ़हीम कमांडो के कमरे के अंदर बैठ के मैंने स्टोरी तैयार की, उसकी फैमिली के साथ बैठ के। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्टोरी को फील कैसे करते हैं। रफ्तार के पीछे सिर्फ यही लोग नहीं थे, बल्कि एक और बंदा था जो कि पर्दे के पीछे से आगे आया नहीं बल्कि लाया गया। जी हाँ, फैसल वहीद साहब, जो कि किसी सूरत स्क्रीन पर आकर पॉडकास्ट नहीं करना चाहते थे, मगर फरहान साहब ने इन्हें मोटिवेट किया कि तुम कर सकते हो, और फिर इन्होंने चुपते हुए सवालात करके गेस्ट से वो मालूमात निकलवा ली जो आज तक आपसे पोशीदा थी। आपके ऊपर भी कोई हाथ है? बिला वजह की बेगैरती वाली बातें बंद करें। मुअज़्ज़म, तुमने, मैंने, बल्कि फैसल ने इस इदारे को बहुत वक्त दिया है, बहुत वक्त दिया। मैं छुट्टी वाले दिन भी काम करता था, क्योंकि हमारे टारगेट्स होते थे ना, हमने काम करना है। और फिर उसके बाद जो है, जो दिल से काम करता है ना बंदा, दिल से काम किया वहाँ पे उस इदारे में, फिर उसके रिजल्ट्स भी नज़र आना शुरू हुए हमें। बहरहाल, मजे की बात यह है कि मुझ समेत हम तमाम ही साथियों का माजी टीवी की दुनिया से था। हमें डिजिटल की अलिफ बे भी नहीं पता थी, इसीलिए पहले साल रफ्तार का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल था। और टीवी के वो साथी जो फरहान साहब के आताब का शिकार रहे होंगे, वो रफ्तार की पहले साल की नाकामी पर बड़ा खुश थे। हाँ, असल में ये वो नौजवान थे जिन्होंने मीडिया सिर्फ कार्ड दिखाकर भरमबाजी के लिए ज्वाइन किया था, या अधेड़ उम्र के वो अफराद जो रिटायरमेंट की एज में दफ्तर सिर्फ एसी की हवा खाने के लिए आते हैं। तो ऐसे लोगों का गुजारा फरहान मलिक के सामने कैसे हो सकता था? आताब का शिकार तो होंगे।
मैं जब रफ्तार गया तो मैं इसी डर के साथ गया कि यार मैं जिस बंदे के साथ काम करूंगा इसके बारे में तो मशहूर ऐसी बातें हैं कि शायद ही मैं यहाँ 2 महीना चल सकूं। लेकिन जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, 10 महीने काम किया होगा, उसके बाद मैंने थिंक ज्वाइन किया। लेकिन इन 10 महीनों में मुझे पता चला कि लोग फरहान मलिक साहब को फ़िरौन मलिक क्यों कहते हैं। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि जो मीडिया का कार्ड बनवाते हैं और बस अय्याशी करते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े बजट पास करवाए और काम टके का नहीं किया। ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से पूरी मीडिया इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। ऐसे लोग फरहान साहब को फ़िरौन मलिक कहते हैं क्योंकि उनका कोई विजन ही नहीं होता सिवाय पैसे कमाने के, खांचे मारने के। उनका कोई जो है ना, कोई मकसद नहीं होता। वो आते हैं बस मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन की, करप्शन की, और ऐसे छुप कर बैठ गए 10 लोगों में के नज़र ना आए ताकि बस उनका जो घर है और गाड़ियाँ चलती रहे। फरहान साहब के साथ ऐसा हो नहीं सकता। उनकी नज़रों से कोई नहीं बच सकता क्योंकि वो काम कर रहे हैं बामकसद सोसाइटी के चेंज के लिए। तो ये मैं बिल्कुल बरमला कहूँगा कि मेरे मीडिया इंडस्ट्री के 7-8 साल एक तरफ और फरहान मलिक के साथ जो मैंने काम किया 10 महीने वो एक तरफ। खैर, बैक टू द पॉइंट, रफ्तार चला कैसे? यहां आप सबके समझने के लिए एक अहम लेसन है, वो की पॉइंट जो टीवी छोड़कर डिजिटल शुरू करने वालों के पास नहीं है। वो लोग ज्यादा तवज्जो से सुने जिनका टीवी की छोटी सी दुनिया में बड़ा नाम था मगर डिजिटल के रंगीन सफे पर कहीं एक छोटा सा नुक्ता बनकर रह गए हैं। तो भैया, सबसे पहला उसूल है अनलर्न करना, यानी पिछली जिंदगी में जो कुछ सीखा है भूल जाओ, नए की जगह बनाओ और फिर नई जगह पर अपनी जगह बनाओ। हमने कोई 1580 वीडियोस बनाई और हमारे कोई 12,000 सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे। हमारी फ्रस्ट्रेशन ना आसमान को छू रही थी। फरहान साहब ने भी हमें ये कहा था कि बेटा ये दुकान नहीं चलने वाली, बंद हो जाएगी। अब सबके पास आखिरी वक्त है, 10-10, 15-15 दिन है, काम करना है तो करो, नहीं तो ये दुकान बंद करो, निकलो यहाँ से। इस दौरान यकीन करो कोई 36 मेरे पास एक्सपर्ट्स आए। काम समझते हो, जो काम महसूस करते हो वो काम करो जो कि दिल पे चोट करे, जिसको आप करते हुए एंजॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप भीड़ में किसी के पीछे चल पड़ो। एक से एक नुस्खे बताए, लेकिन एक नुस्खा जो मार खा खा कर मुझे 12 महीने पिटाई खाकर मुझे पता चला, वो नुस्खा किसी ने नहीं बताया। जो फरहान साहब जो एक्सीलेटर देते हैं ना, उस चीज ने जो है ना हमारी खून की गर्दिश को भी तेज कर दिया और हमने भाई काम किया। फिर तो पहली स्टोरी थी गैंग्स ऑफ लियारी। ये वो दौर था जब हिस्ट्री की नीश पर देखो सुनो जानो यानी फैसल वड़ाइच को देखा जाता था। मगर अनलर्न करने के बाद जब रफ्तार ने डिजिटल के समंदर में गोता लगाया तो हर किसी को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर रफ्तार ही नजर आया। और फिर रफ्तार की टीम ने मोबाइल स्क्रीन से दिल में उतरने में ज्यादा वक्त न लगाया। लेकिन कैसे? हम सब तो प्यादे थे मेरे भाई। तो चलिए मास्टरमाइंड से मिलते हैं। द मैन, द मिथ, द लेजेंड, फरहान मलिक। और ये जिंदा होने की निशानी है कि आप स्ट्रगल में। दिखता वो एक है मगर काफिला है, पहुंच में है सबकी मगर फासला है, रास्ता बहुत मुश्किल है मगर हौसला है, दिल नरम रखता है मगर धारता है, झगड़ता नहीं किसी से कलम से मारता है, दिल है पाकिस्तानी सोच इंग्लिस्तानी, सुनाना जानता है कहानी, काम करना है उनके साथ तो भूल जाओ आसानी, क्योंकि यही है वो जो सोने को आग में जलाकर कुंदन बनाता है। अरे यही तो वो जौहरी है जो हीरे को तराशता है, यही तो वो नाकाबिल शिकस्त है जो गिरकर भी हारता नहीं, मैदान में तन्हा लड़ना जानता है, मुआशरा बदलना चाहता है, सोच इतनी बुलंद कि इंटेलेक्चुअल लेवल मैच करने वाला उन जैसा पाकिस्तान में कोई और नहीं। वो आखिरी राउंड की बला नहीं, साला हर राउंड ही उसी का है। वो ब्रांड नहीं, ब्रांड मेकर है। वो ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड सेटर है। माजी के समा का डायरेक्टर न्यूज, हाल के रफ्तार का बानी, द वन एंड ओनली फरहान मलिक। जब क्यों आपका तगड़ा होता है तो कैसे जितना भी मुश्किल हो वो उसको सर कर लेता है। ये बात ध्यान करें। समा से रिजाइन करने के बाद फरहान मलिक बेरोजगार हो चुके थे। जैसे मैंने बताया वो अपने भाई की तलाश में थे। चाय का ढाबा, 4 दोस्त, भाई की तलाश और कई सारे प्लान्स। और हर प्लान पर फरहान मलिक AKA FM की एक ही पखराट, अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाऊंगा बॉस। क्या करें, स्कूल बनाने का भी सोचा। वो चाय के होटल में बैठे रात को दोस्तों के साथ, यार ये काम करते हैं,
11 बजे बिजनेस प्लान तैयार शुरू हुआ, 2 बजे बिजनेस रैप अप करके मुनाफा बटोर के सब घर चले गए। दिन में सोचा, रात में सोचा, बैठकर सोचा, उठकर सोचा। दिन गुजरते जा रहे थे, टेंशन बढ़ती जा रही थी कि करना क्या है। अरे करने को तो बहुत कुछ था, मगर साला वाई बा मकसद कुछ करना था। बस फिर क्या, जब एक दिन सुबह आईना देखा तो फरहान मलिक, जिन्हें अब से पहले आईने में वो खुद नजर आते थे, अब उन्हें आईने के उस पार नजर आया, यानी खुद में रफ्तार नजर आया। मगर जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि इतना आसान नहीं होता टीवी से निकलकर डिजिटल में छा जाना। आ जाना तो आसान है, बहुत सारे आए हैं, मगर खैर हम रफ्तार की बात करते हैं, जो अनलर्न करने के उसूल पर अमल करके चल पड़ा था और अब मुआशरे के लिए लर्निंग का सबब बन गया था। रफ्तार ने क्या किया, खैरों को सामने लेके आया जो टीवी ने कहीं छुपा दिए थे। जो अच्छे प्रोड्यूसर्स थे उनमें मौज़म, फैसल, रजा, ये सारे वो लोग हैं जो शायद टीवी पे कभी चांस नहीं पाते। तो एक और चीज हमें ये पता चली कि जो पैमाने टीवी पे सेट हुए में वो सोशल मीडिया पे नहीं चलेंगे। अब एक कोई शख्स है, उसके ऊपर मैंने टीवी पे तो रिपोर्टिंग देखी थी, बट जब मैंने रफ्तार पे उसी शख्स पे देखी तो काफ़ी डेप्थ में थी वो, और प्रेजेंटेशन प्लस बोल्ड। देखो बहुत सारे लेयर्स आते हैं आपके पास जब आप टीवी चैनल्स पे होते हो, और बहुत सारे लेयर्स हट जाते हैं जब आप डिजिटल पे होते हो। शायद यही चीज़ रफ्तार की लोगों को फैसिनेट कर रही थी, जिसमें से मैं भी एक था। और इसका क्रेडिट फरहान को जाता है, क्योंकि फरहान हैज गॉट एन आई फॉर टैलेंट एंड कंटेंट, एंड ही कैन राइट पिच परफेक्ट कंटेंट जस्ट ऑफ द कफ। मगर फिर साला जिंदगी की लकीर है ना, बिल्कुल सीधी नहीं चलती, वरना जिंदगी खत्म हो जाएगी ना। रफ्तार पर FIA की रेट बढ़ गई। अब कुछ अहमकों को मैं क्लियर कर दूं कि FIA की रेट से पहले ही मैं रफ्तार छोड़ चुका था। किस वजह से वो आगे बताता हूं, लेकिन मेरा रफ्तार में आखिरी दिन 31 जनवरी था। 22 फरवरी को हमारी फेयरवेल का एहतमाम भी किया गया था, जबकि फरहान मलिक को 20 मार्च को अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद रफ्तार के दफ्तर पर FIA की रेड भी पड़ी। हमसे ज्यादा प्रो पाकिस्तान कौन है? मैंने ट्वीट में भी लिखा, मेरे घर में किसी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, मेरे घर में हर इंसान के पास बाहर का पासपोर्ट है। आई एम द ओनली वन विद अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। मैं आज चाहूं चला जाऊं। इस रेड के बाद रफ्तार का एक्सीलेटर से पांव तो हटा, मगर फाउंडर ऑफ रफ्तार ने ब्रेक नहीं लगाया। कुछ वक्त के लिए रफ्तार कम हुई, मगर फिर जेल से वापस आने के बाद फिर रफ्तार पकड़ ली। जेल में अब आपके साथ एक बंदा बैठा है, वो 7 साल से, दूसरा बंदा बैठा है 5 साल से, कोई एक बंदा है उसकी 7 बेलें रिफ्यूज हो चुकी हैं। हाँ, आप दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, आप कह रहे हैं यार बॉस ये हो क्या रहा है। सो आप ना चाहते हुए भी वो फीलिंग्स आपके अंदर भी आने चाहिए। मैं भी फंस गया। अब सवाल ये बनता है कि फरहान मलिक के साथ जेल के अंदर क्या हुआ होगा। तो चलिए मैं आपको अपनी नजर से दिखाता हूँ। जिस जगह फ्रॉडियों और गद्दारों को लाया जाता है, वहां सफेद चमकती दाढ़ी वाला एक इल्मी शख्स बैठा दर्स दे रहा होगा। कभी कुरानी आयात के हवाले देकर अतराफ में बैठे अफसरान और अहलकार और साथी कैदियों के सीने चमकाता होगा, तो कभी नबी पाक की मोहब्बत में अहादीस सुनाता होगा। हाँ, वो सवाल बहुत करते हैं। यकीनन सबसे पूछा होगा तुम किस जुर्म में आए हो, तुम किस जुर्म में आए हो। सबकी कहानियां सुनी होंगी, नोट्स बनाए होंगे। याद आया, ही इज अ टफ लिसनर। आधी बात सुनकर पूरी कहानी समझ जाते होंगे, फिर उन्हें अंग्रेजी में फिक्रे सुनाते होंगे, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताते होंगे। हाय, क्या होता होगा उस वक्त जब वतन से मोहब्बत पर बहस छिड़ जाती होगी। एक ठंडी आह भरते होंगे, खामोश रहकर जेल की दीवारों को तकते होंगे। कहना तो बहुत कुछ चाहते होंगे, जुबान पर लाकर रुक जाते होंगे, फिर आंख में आंसू आता होगा, दिल जलता होगा, मन मचलता होगा। वो शख्स क्या करता होगा? शायद 70 साल तारीख सुनाता होगा, या नवाफिल अदा करने चला जाता होगा। फजर में सबको जगाता होगा, सल्ली सल्ली की सदा लगाता होगा। जब रब्बे कायनात के सामने दुआ को हाथ उठाता होगा, हिचकियों से रोना आता होगा, अंदर से टूट जाता होगा, मगर फिर चट्टान का हौसला पाता होगा, हक पर रहने की सदा बार बार लगाता होगा। सोचता हूं ये सब देखकर शैतान भी घबराता होगा, हथकड़ी लगाने वाले का दिल भी बदल जाता होगा, जुल्म की नियत करने वाला भी मोम हो जाता होगा। हाँ, वो वक्त जब वो तहज्जुद में सर झुकाता होगा, तवील रहे होंगे सजदे, रब से लौ लगाता होगा। कितना मुस्तफीद हुआ होगा वो जो उनकी कुर्बत को पाता होगा, उनके इल्म पर बहुत सौ को रश्क आता होगा। 17 दिन जिन लोगों में मोहब्बत और इल्म बांटा होगा, बिछड़ने के गम पर
उनकी आंख में आंसू तो आया होगा। हाँ, क्योंकि फरहान साहब के रोजे ही नहीं, ईद भी जेल में गुजरी थी। वैसे फरहान साहब कैद करने वालों का शुक्रिया अदा करते होंगे, क्योंकि यूं तो काम की मसरूफियत के दौरान उनके फराइज और नवाफिल जारी रहते ही थे, मगर कैद की वजह से मसरूफियत खत्म होकर अल्लाह की जो कुर्बत मिली होगी वो उन्हें शायद पिछली जिंदगी में कभी ना मिल पाई हो। हाँ भाई, आसान नहीं होता सहाफी होना, खोज लगाने में बड़ा वक्त लगता है। हाँ, कोई माने ना माने, हम तो कहते हैं फरहान मलिक सहाफी हैं। फरहान साहब ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है, और हमने मेहनत की, मोहब्बत करते हैं बिल्कुल। फरहान साहब आज भी मेंटोर है मेरे। आज भी जब वो मिलते हैं मैं उनके सामने आंख उठा के उन्हें सही तरह से देख नहीं सकता। फरहान साहब हमारे बॉस तो हैं, बट हमारे वो पीर भी हैं। मैंने यूं ही थोड़ी कहा था कि फरहान मलिक ब्रांड मेकर है। चलिए, अपनी मर्जी का कोई भी न्यूज चैनल ट्यून कर लें, यकीन कीजिए फरहान मलिक का तैयार करदा कोई ना कोई प्रोडक्ट बैठा नजर आएगा। एक को तो आप इस वक्त देख ही रहे हैं, बिल्कुल, ही इज माई मेंटोर, ही इज माई टीचर। मैं उन्हीं का तैयार करदा प्रोडक्ट हूँ। अहमकों की जन्नत में रहते हैं वो लोग जो समझते हैं कि मैंने रफ्तार छोड़कर फरहान मलिक से मुंह फेर लिया है। जिस सोशल चेंज का मिशन उन्होंने रफ्तार में शुरू किया था वो खून बनकर मेरी रगों में दौड़ता है। लोगों की सोच बदलना, नेगेटिविटी को खत्म करना, मुआशरे को पॉजिटिव बनाना अब मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। हाँ, रफ्तार में बड़ा खुलकर काम करने का मौका दिया फरहान साहब ने, तभी तो आप लोगों के लिए मैंने सुहागरात के टॉपिक पर वीडियो बना दी थी। हालांकि रफ्तार की मैनेजमेंट की तरफ से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, याद है ना? सुहागरात पर वीडियो बनाना आसान नहीं था, प्रेशर था, बहुत प्रेशर था। मैंने वीडियो में भी बताया है, दफ्तर के अंदर प्रेशर, दफ्तर के बाहर प्रेशर। मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि बच्चों के लिए भी कंटेंट बनाऊं, जिसका इजहार मैंने फरहान साहब से एक पॉडकास्ट के दौरान किया भी था। मेरी ख्वाहिश है जो मैं करना चाहता हूं और फरहान साहब के साथ ये चीज़ डिस्कस भी करना चाहता हूं कि हम 14 से भी कम एज के ग्रुप को हमारी 12 साल का एग्जैक्टली जो मैं वहां ना कर सका अब करूंगा ना। इसीलिए थिंक बहुत जल्द बच्चों के लिए थिंक किड्स ला रहा है। लेकिन खैर, ये सारी बातें अपनी जगह, आप लोगों का सवाल अपनी जगह। अरे मौसम भाई सब कुछ बता दिया, अब तो बता दो रफ्तार क्यों छोड़ा? अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए।